हाय एवरीवन, मैं सत्यम आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो एडिटोरियल है वो जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी से, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, लिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल भी होगा, खास करके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में। आज का जो एडिटोरियल है, द टाइटल इज मच मोर क्लियर कि वो इंडियाज डेमोक्रेसी इज़ डाइंग, कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो इट इज़ डाइंग। दिस इज़ द पाइवोटल क्वेश्चन जिसका हम लोग आंसर इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग चीज़ों को एप्रीहेंड करते चलेंगे कि कैसे हम अपने कम्प्रीहेंशन को इन द एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आइए हम लोग एडिटोरियल की ओर अग्रसर करते हैं। ये एक लंबा एडिटोरियल है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट शॉर्ट। इंडिया एग्जाम्पलीफाइज द ग्लोबल डेमोक्रेटिक रिसेशन। इंडिया क्या करता है? एग्जाम्पलीफाई करता है डेमोक्रेटिक रिसेशन, मिसाल प्रदान करता है और एपिटोमाइज करता है, एग्जाम्पलीफाई करता है किस चीज़ को? डेमोक्रेटिक रिसेशन। मतलब कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी का हम मिसाल पेश करते हैं, भारत मिसाल पेश करता है, उसमें कहीं ना कहीं वो क्या हुआ है? डिटेरियोरेट हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं रिसेशन आया है ना, डाउन टर्न आया है। इंडियाज रिसेंट डाउनग्रेड टू अ हाइब्रिड रिजाइम। अभी क्या है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो असेस करते हैं डेमोक्रेसी को और उसके बाद उसको डेजिग्नेट करते हैं, तो उसमें इंडिया को हाइब्रिड रिजाइम के तौर पे बताया गया है। तो बताया जा रहा है कि इंडिया का जो रिसेंट डाउनग्रेड हुआ है टूअर हाइब्रिड रिजाइम इज अ मेजर इन्फ्लुएंस। वो क्या है? एक मेजर इन्फ्लुएंस होगा ऑन द वर्ल्ड्स ऑटोक्रेटाइजेशन, है ना। ऑटोक्रेटाइजेशन जो है, तो उस पर कहीं ना कहीं इंडिया का जो हाइब्रिड रिजाइम के तौर पे डेजिग्नेट किया गया इंडिया को, तो उसका एक कहीं ना कहीं एक मेजर प्रभाव रहेगा जो दुनिया के जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ऑटोक्रेटाइजेशन जो किया जा रहा है उसका। एंड द मोडलिटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, और जिस तौर पे, है ना, जो डेमोक्रेटिक डिक्लाइन हुआ है, जिस क्वालिटी से, है ना, जो इंडिया का डिक्लाइन हुआ है, वो रिवील करता है, वो एक्सपोज करता है, उजागर करता है। किस चीज़ को उजागर करता है? कि हाउ डेमोक्रेसी इज डाई टुडे, कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे ग्रेजुअली, वो कैसे धीरे धीरे समाप्त होता है। नॉट थ्रू अ डेमोक्रेटिक कॉप, न कि डेमोक्रेटिक कॉप से, है ना, कि बड़ा ही एक ड्रामेटिक, बहुत ही बड़ा एक तख्ता पलट हुआ हो और मिडनाइट अरेस्ट ऑफ अपोजिशन लीडर्स हुआ हो, बट इंस्टेड इट मूव्स थ्रू द फुली लीगल हरासमेंट। मतलब जो डेमोक्रेटिक डिक्लाइन होता है वो न कि डेमोक्रेटिक कॉप, ड्रामेटिक कॉप से हो, मिड नाइट अरेस्ट ऑफ अपोजिशन लीडर्स से हो, बल्कि इट मूव्स थ्रू फुली लीगल हरासमेंट ऑफ द अपोजिशन। मतलब ये नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक डिक्लाइन होगा वो कोई ड्रामेटिक काउप हो या अपोजिशन लीडर्स का अरेस्ट हो, बल्कि इस तरह से भी हो सकता है कि लीगल तरीके से भी हो सकता है कि अपोजिशन को हरास किया जाए, है ना, मीडिया को इंटीमिडेट किया जाए, मीडिया को क्या किया जाए? मजल किया जाए, साइलेंस किया जाए, है ना। एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसको क्या किया जाए? केंद्रीकरण किया जाए, उसको सेंट्रलाइज किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि बाई इक्वेटिंग गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म विथ डिसलॉयलिटी टू द नेशन। और जब हम गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म को इक्वेट करते हैं डिसलॉयलिटी ऑफ द नेशन के साथ, देन गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी इज डिमिनिशिंग द वेरी आइडिया। तब हम लोग पता कर पाते हैं कि जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं वो डिमिनिश कर रहे हैं, कम कर रहे हैं जो आइडिया है। किस चीज़ का आइडिया? जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, जो थीम है, दैट अपोजिशन इज लेजिटिमेट, क्योंकि अपोजिशन बहुत इम्पेरेटिव है ना। डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन का रोल होता है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, और इसी थीम को कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो क्या कर रही है? डिमिनिश कर रही है। इंडिया टुडे इज नो लॉन्गर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और आज इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो अब नहीं रही। आगे बढ़ते हैं कि नो कंट्री इज बेटर एग्जाम्पलर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक रिसेशन देन इंडिया, है ना। जो हमारा जो देश है भारत, उससे कोई भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है किस चीज़ का? जो ग्लोबल डेमोक्रेटिक रिसेशन हुआ है ना। आवर कंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, मोस्ट अनलाइकली एट इट्स फाउंडिंग। अगर देखा जाए इसके एस्टेब्लिशमेंट से लेकर, कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो कन्फाउंडेड लीजेंड्स ऑफ नेशंस बाय ग्रोइंग मोर स्टेबल ओवर इट्स फर्स्ट 7 डिकेड्स। मतलब इंडिया की जो डेमोक्रेसी रही है वो कन्फाउंडेड लीजेंड्स ऑफ नेशंस। नेशंस किसको बोलते हैं? कि वैसे लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो अपोज करते हैं चीज़ों को, और लीजेंड्स ऑफ मीन्स लार्ज नंबर ऑफ नेशंस, लार्ज नंबर ऑफ क्रिटिसाइजर्स जो क्रिटिसाइज करते हैं, बाय ग्रोइंग मोर स्टेबल ओवर इट्स फर्स्ट 7 डिकेड्स, है ना। इंडियाज डेमोक्रेटिक डीपनिंग, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक डीपनिंग हुआ था, है ना, जो स्ट्रेथनिंग हुआ था, हैपेंड इन फॉर्मल बेज, है ना। फॉर्मल बेज में भी हुआ था और इनफॉर्मल बेज में भी हुआ था। अगर फॉर्मल बेज की बात की जाए तो थ्रू द कंसोलिडेशन ऑफ सिविलियन रूल्स ओवर द मिलिट्री रूल्स के ओवर सिविलियन रूल्स आए थे, एज वेल एज डिकेड्स ऑफ वाइब्रेंट मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन, और बहुत दशकों से मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन चला। लेकिन वहीं अगर बात इनफॉर्मल बेज की बात की जाए कि व्हाट आर द इनफॉर्मल बेज थ्रू विच द डीपनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैपेंड, तो वो इनफॉर्मल बेज में थ्रू द स्ट्रेथनिंग ऑफ नॉर्म्स एंड
एंड नॉर्म्स अराउंड इलेक्टोरल कमीशंस इंडिपेंडेंस, है ना, कि इलेक्टोरल जो कमीशन का जो इंडिपेंडेंस है उनमें रूल्स को, उसमें जो नॉर्म्स है उसको क्या किया गया था, रेक्टिफाई किया गया था, उसको फोर्टिफाई किया गया, है ना, उसको स्ट्रेंथन किया गया। एंड द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन एंड अदर सोशल ग्रुप्स इन फॉर्मल पॉलिटिकल लाइफ, और पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन और दूसरे सोशल ग्रुप्स को फॉर्मल पॉलिटिकल लाइफ, है ना। सो दीज आर द इनफॉर्मल वेज थ्रू विच फोर्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज टेकन प्लेस। आगे बढ़ते हैं कि इंडिया हैज ऑल्सो विटनेस्ड टू सिग्निफिकेंट डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, है ना। इंडिया जो है इस बात का भी गवाह है, 2 डेमोक्रेटिक डिक्लाइन हुआ था, है ना। एक 21 मंथ का पीरियड था जब 1975 जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और दूसरा है एक कंटेम्प्रेरी डिक्लाइन और समकालीन डिक्लाइन कब है, जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी थी। ड्यूरिंग मोदीज टेन्योर, अगर मोदी के टेन्योर की बात की जाए, उनके टेन्योर के दौरान की अगर बात की जाए, तो की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैव रिमेन्ड फॉर्मली इन प्लेस। जो प्रमुख डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे वो फॉर्मली जगह पे रहे, मतलब वो तो सही रहे, लेकिन क्या हुआ उसी के दौरान क्या हुआ कि वाइल द नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, वो जो नियम जो प्रैक्टिसेस जो अंडरपिन करते हैं डेमोक्रेसी को, जो डेमोक्रेसी को पावर देते हैं, जो डेमोक्रेसी को फोर्टिफाई करते हैं, जो स्ट्रेंथन करते हैं, हैव सब्सटैंशियली डेटेरियोरेटेड, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे और कह सकते हैं इम्पेरेटिवली वो क्या हुआ, डेटेरियोरेट हुआ, उसकी जो स्थिति हुई वो बदतर होती गई। दिस इनफॉर्मल डेमोक्रेटिक डिक्लाइन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया स्टैंड्स इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द इमरजेंसी। और वो जो आज का जो इनफॉर्मल डेमोक्रेटिक डिक्लाइन हुआ है कंटेम्प्रेरी इंडिया में, वो स्टैंड्स स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द इमरजेंसी, वो इमरजेंसी से क्या है, पूरी तरह से अलग है। वाइल व्हेन इंदिरा गांधी फॉर्मली एलिमिनेटेड नियरली ऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जब इंदिरा गांधी ने फॉर्मली अगर देखा जाए तो सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को क्या किया था, एलिमिनेट करके रखा था। वो क्या था, बैन किया गया था इलेक्शंस को, अरेस्टिंग पॉलिटिकल अपोजिशंस को, एविस्केटिंग सिविल लिबर्टीज को एविस्केट किया गया था, डिप्राइव किया गया था। मजलिंग इंडिपेंडेंट मीडिया, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसको सेंसर किया गया था, उसको मजल मतलब साइलेंस किया गया था। एंड पासिंग 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट अंडरमाइन द पावर ऑफ द कंट्रीज कोर्ट्स, और 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लाना जो पावर कोर्ट के पावर को क्या करता है, अंडरमाइन करता है, कम करता है। मूविंग अहेड, 8 डेमोक्रेसी वॉचडॉग्स, जो डेमोक्रेसी के जो वॉचडॉग्स हैं, है ना, जो मतलब डेमोक्रेसी को जो असाइन करते हैं, जो असेस करते हैं, वो एग्री करते हैं कि टुडे इंडिया रिसाइड्स समवेयर इन नीदर रीजन बिटवीन फुल डेमोक्रेसी एंड फुल ऑटोक्रेसी। मतलब जो डेमोक्रेसी के जो असेसर हैं वो एग्री करते हैं कि इंडिया जो है, आज जो इंडिया है वो रिसाइड करता है कहाँ, वेयर इन नेदर, है ना, बहुत ही लो रीजन में, बिटवीन फुल डेमोक्रेसी एंड फुल ऑटोक्रेसी, इन दोनों के बीच में कहीं इंडिया है। जबकि वाइल डेमोक्रेसी वाचिंग ऑर्गेनाइजेशन कैटेगराइज डेमोक्रेसीज डिफरेंटली, जबकि जो डेमोक्रेसी वाचिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैटेगराइज करते हैं डेमोक्रेसीज को डिफरेंटली। दे ऑल क्लासीफाई इंडिया एज हाइब्रिड रिजाइम। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि वो सारे लोग जो है ना, वो इंडिया को कैसे डिवाइड करते हैं, एक हाइब्रिड रिजाइम के तौर पर वो क्या करते हैं, ये करते हैं, हाइब्रिड रिजाइम करके इंडिया को डेजिग्नेट करते हैं। दैट इज नाइदर फुल डेमोक्रेसी नॉर फुल ऑटो, वो क्या है, ना तो फुल डेमोक्रेसी है और ना ही फुल ऑटोक्रेसी है। एंड दिस इज न्यू, और ये क्या है, ये नया है, ये क्या है, ये नया है। अगर 2021 के फ्रीडम, इन 2021 में क्या हुआ कि जो फ्रीडम हाउस है वो ड्रॉप्ड इंडियाज रेटिंग फ्रॉम फ्री टू पार्शियली फ्री। इंडिया का जो रेटिंग है वो फ्री से पार्शियली फ्री किया गया। द ओनली रिमेनिंग कैटेगरी इज नॉट फ्री, एक ही कैटेगरी के पास बचा था नॉट फ्री, तो इंडिया को क्या किया गया कि पार्शियली फ्री कर दिया गया। वहीं अगर देखा जाए दैट सेम ईयर, उसी ईयर क्या हुआ, एक वेराइटीज ऑफ बीडीएम इंस्टीट्यूट है, वो प्रोजेक्ट रेलीगेटेड इंडिया टू द स्टेटस ऑफ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। वो इंडिया को रेलीगेट करते हैं, असाइन करते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के तौर पे ऑन इट्स स्केल ऑफ क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। और इनके स्केल में एक और बचा हुआ है क्लोज्ड ऑटोक्रेसी, लेकिन इंडिया को क्या करते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के स्केल पे रखते हैं। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी, दीज आर द स्किल्स। जो बीडीएम जो इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के तौर पे रखा गया। एंड द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है वो मूव करता है इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी में। कैटेगरी नोट्स स्केल ऑफ फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजाइम एंड ऑथोरिटेरियन रिजाइम। दीज आर द स्किल्स जहाँ पे जो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस है, वो अपने स्केल पे इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी के तौर पे रखते हैं। इंडियाज डेमोक्रेटिक डाउनग्रेडिंग मूव्ड 1.4 बिलियन to the world's 8 million people into the category of autocratizing
autocratizing countries. It's dropped from the free to partially free, half the share of the world's living in a free country. आप समझ सकते हैं इनका जो ड्रॉप हुआ फ्री से पार्शियली फ्री में, ये क्या करता है, हाफ द शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स लिविंग इन अ फ्री कंट्री. Wherever you draw the conceptual lines between the land of democracy, the sea of democracy, and marshlands of making the hybrid regime, our democratic world is considerably less populous within India among its ranks. Now जो क्वेश्चन अब है, whether India is democracy today is not just pivotal to our analysis of the country or political future. ये जो क्वेश्चन है कि क्या इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी इज इंडिया, है ना, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी टुडे, आज इंडिया डेमोक्रेटिक है या नहीं है, इज नॉट जस्ट पाइवोटल. ये सिर्फ पाइवोटल नहीं है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है टू आवर एनालिसिस ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल फ्यूचर, बट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स, कि हमारे जो डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स हैं, है ना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको मोर ब्रॉडली उसके इसेंस को समझना, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. इंडिया दिस ईयर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, है ना, इज वेयर द ग्लोबल बैटल्स फॉर डेमोक्रेसी इज बीइंग फाउट. इंडिया जो एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो जो डेमोक्रेसी के लिए जो बैटल है वो कहाँ लड़ा जा रहा है, दीज आर द क्वेश्चंस जहाँ पे हम लोगों को सेंट्रलाइज होना है और उसको समझने का प्रयास करना है. आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट इज व्हाट इज इन नेम, है ना. कोई कंट्री जो है वो अगर किसी देश को बता रहा है कि हाइब्रिड रिजाइम हो गया, ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो किस हद तक सही है, इसको हम लोग अब समझने का प्रयास करेंगे. द थिंग इज व्हाट इज इन नेम. सो टू इवेलुएट इंडियाज डेमोक्रेटिक डाउनग्रेडिंग, इंडिया के जो डेमोक्रेटिक डाउनग्रेडिंग हुआ है उसको इवेलुएट करने में, उसको असेस करने में, इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू डिफाइन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को जानना, उसको डिफाइन करना, दैट इज इंपॉर्टेंट. Both because adjudicating the debate over India's democratic declines rest on conceptual clarity, because democracy undoubtedly connotes normative legitimacy. कि जब हम डाउनग्रेड कर रहे हैं, जब हम इवेलुएट कर रहे हैं इंडिया की डेमोक्रेटिक डाउनग्रेडिंग को, कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हुआ है, वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड हुआ है, तो सबसे पहला चीज़ जो हमें जानना चाहिए, जो सारे लोगों को जाननी चाहिए, कि वो डेमोक्रेसी सही तौर पे है क्या. क्योंकि एडजुडिकेट करना, जजमेंट पास करना इंडिया की डेमोक्रेटिक चीज़ों पे, इंडिया की डेमोक्रेसी पे, वो रेस्ट करता है ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. क्योंकि जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा, दैट इज देन इट वुड बी टफ टू एडजुडिकेट, टू पास जजमेंट. एंड इट इज अनडाउटेडली कोनोट्स नॉर्मेटिव लेजिटिमेसी, और ये कहीं ना कहीं कोनोट करता है, सिग्निफाई करता है नॉर्मेटिव लेजिटिमेसी. मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर द बेंचमार्क्स बाय विच एन इंस्टीट्यूशन और रिजाइम कैन जज, कैन एडजुडिकेट, कैन पास जजमेंट. सो वो स्टैंडर्ड, वो बेंचमार्क हमें जानना बहुत ही जरूरी है. डेमोक्रेसी इज ए कंसेप्ट दैट इंस्टेंशिएट्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी क्या एक कंसेप्ट है जो इंस्टेंशिएट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, और वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जो अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था, है ना. Clarity on the non-normative dimension of democracy that operationalize this idea points us towards the criteria we can use to assess the state of India's democracy. अब ये जो नॉन नॉर्मेटिव डायमेंशंस हैं ऑफ डेमोक्रेसी, जो ऑपरेशनलाइज करता है, जो यूज में लाता है, दिस आइडिया पॉइंट्स अस, वो पॉइंट्स करता है टुवार्ड्स द क्राइटेरिया. सो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना, जिसके तहत हम लोग उस क्राइटेरिया को, उस बेंचमार्क को, उस स्टैंडर्ड को हम यूज कर सकते हैं. किस लिए, टू असेस द स्टेट्स ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, कि इंडिया की जो स्टेट है, मतलब जो इंडिया है उसकी डेमोक्रेसी को असेस करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, वो क्या बेंचमार्क होनी चाहिए. तो उसके तहत जब हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड्स को खोजने, तो जो कुछ स्कॉलर्स होते हैं मोस्टली एग्री करते हैं कि दैट 5 इंस्टीट्यूशंस आर सेंट्रल टू ए कंट्रीज डेजिग्नेशन एज डेमोक्रेटिक. कि 5 जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेंट्रल हैं, वो इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को डेजिग्नेट करना है एक डेमोक्रेटिक कंट्री उसके लिए. तो वो 5 जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या क्या हैं. तो ऑफ दिस 5 इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शंस फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़ जो है, द सेकेंड इंस्टीट्यूशनल पिलर फॉर डेमोक्रेसी, दस द प्रेजेंस ऑफ जेन्यून पॉलिटिकल कंपटीशन. जो पॉलिटिकल कंपटीशन है दैट शुड बी जेन्यून, दैट शुड बी जर्मीन, दैट शुड बी पर्टिनेंट, दैट शुड बी रेलिवेंट. वो क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, वो जेन्यून होनी चाहिए. कंट्रीज वेयर इंडिविजुअल हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शंस, वैसे कंट्रीज जहाँ पे इंडिविजुअल को राइट दिया गया है कि वो वोट कर सकें इलेक्शंस में, बट वेयर द इनकम्बेंट, जो सत्ता में है, जो इनकम्बेंट हैं, जो होल्डर हैं,
वो ये क्या बना देते हैं, डिफ़िकल्ट फॉर द अपोजिशन टू ऑर्गेनाइज आर नॉट जनरली कंसिडर डेमोक्रेसी। लेकिन जो पावर में होते हैं, जो इनकम्बेंट होते हैं, वो अपोजिशन के लिए थोड़ा टफ बना देते हैं। टू ऑर्गेनाइज आर नॉट जनरली कंसिडर डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी। डेमोक्रेसी ऑल्सो रिक्वायर्स गवर्नमेंटल ऑटोनोमी, है ना, फ्रॉम द फोर्सेस। डेमोक्रेसी में और क्या रिक्वायरमेंट होता है, गवर्नमेंटल ऑटोनोमी होनी चाहिए फोर्सेस से, जैसे सच एज ए कॉलोनियल रूल और पावरफुल मिलिट्री लाइट्स से, दैट कैन हॉल्ट और होली सबवर्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। मतलब कॉलोनियल रूल और पावरफुल मिलिट्री लाइट्स से क्या होनी चाहिए, ऑटोनोमस होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना इंस्टीट्यूशंस वो हॉल्ट कर सकते हैं और पूरी तरह से सबवर्ट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को। दिस ऑटोनोमी इज द थर्ड इंस्टीट्यूशनल पिलर, और ये जो ऑटोनोमी है वो तीसरा इंस्टीट्यूशनल पिलर है जिसके तहत हम किसी भी कंट्री को असेस कर सकते हैं, डेजिग्नेट कर सकते हैं क्या, डेमोक्रेटिक। थैंक यू, आज यहीं तक, हम लोग फिर कल मिलते हैं, पार्ट 2 को लेकर आएंगे, इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ओनली देन वी कैन कम टू नो द जिस्ट ऑफ दिस वेरी आर्टिकल। थैंक यू।